बच्चों आज हमारे पास जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एग्जाम्पल एंड न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 4 के। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल है ये सॉल्व कैसे करने हैं, इनमें क्या क्या फार्मूलाज लगेंगे हमारे पास, ये सारी की सारी चीज़ें हमने स्टडी करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो चैप्टर नंबर 4 है उसकी फर्स्ट एग्जाम्पल हमने देख ली थी। जैसे कि हमें पता है कि वर्क डन जो होता है वो एरिया अंडर द ग्राफ एफ डी, ग्राफ के अंडर जो एरिया आएगा वो वर्क डन होता है हमारे पास। आज एग्जाम्पल नंबर 4.2 है हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। कहता है अब 70 kg मैन रन्स अप अ लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इन 4 सेकेंड। यानी कि एक आदमी जो है वो स्टेयर चढ़ता है आपके पास बच्चों, यानी कि अपवर्ड वर्टिकल जा रहा है तो स्टेयर्स हमारे पास ऐसी होंगी, ऐसी स्टेयर्स होंगी हमारे पास। तो वो कह रहा है कितनी लॉन्ग है हमारे पास, कितने टाइम में चढ़ता है बच्चों। ये टाइम जो लगाता है वो यहाँ पे वो कहता है 4.0 सेकेंड, यानी कि 4 सेकेंड असल में यहाँ पे वो टाइम लगाते हैं। और कहता है कितनी हाइट तक चढ़ता है बच्चों, एच यानी वर्टिकल हाइट हमारे पास जो कितनी है वो किसके 4.5 मीटर। यानी कि ये स्टेयर की जो वर्टिकल हाइट है ये हमारे पास है 4.5 मीटर। अब वो ये कह रहा है और कहता है जो आदमी जो चढ़ रहा है स्टेयर उसका जो मैस है वो मैस उसका है 70 kg का। तो बच्चों स्टेटमेंट ये समझे, कह रहा है 70 kg का इंसान है और वो वर्टिकल स्टेयर्स के ऊपर चढ़ता है और वर्टिकल हाइट उसकी कितने की है 4.5 मीटर की। और कह रहा है कितने टाइम में चढ़ता है 4.0 या हमारे पास 4 सेकंड में। क्या कह रहे हैं, कहता है कैलकुलेट ही पावर आउटपुट इन वाट्स। तो आपने ये देखना है कि पावर उसकी क्या होगी। पावर बच्चों हमने कैलकुलेट करनी है। पावर का हमारे पास फार्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम हमारे पास आ जाएगा। यानी जितना उसने काम किया है डिवाइड बाय जितना उसने टाइम लिया, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें पावर मिल जाएगी। अब बच्चों याद रखें इसने वर्टिकल स्टेयर स्टडी हमारे तो जो इसका वर्क है वो असल में किस चीज़ के बराबर होगा, वो जितनी इसकी कौन सी एनर्जी चेंज हुई बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में चीज़ें देखी थी कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी था हमारे पास, बोथ में भी चेंज था, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वो डिपेंड ये कर रहा था वहाँ पे हाइट चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है, या हमारी जो मोशन है उसमें दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो ये हमने वहाँ पे चीज़ें देखी थी। अभी हमारे पास जो है वो हाइट चेंज हो रही है तो हमारे पास जो वर्क है वो किसके बराबर आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या वर्क डन इज इक्वल टू एम जी एच, यानी डेल्टा एच यहाँ पे एच के बराबर जितनी हाइट चढ़ी है। तो बच्चों पावर का फार्मूला क्या होगा, जितना काम किया है डिवाइड बाय जितना टाइम लिया है। तो काम उसने बच्चों कितने का किया है, यानी एम जी एच डिवाइडेड बाय उसका क्या आ जाएगा बच्चों, टाइम। तो यहाँ पे सारी की सारी जो क्वांटिटीज गिवन है वो ऐसा यूनिट्स में गिवन है। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू पी इज इक्वल टू एम की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितने की है 70, जी हमारे पास 9.8, एच की वैल्यू 4.5 डिवाइडेड बाय जितना उसने टाइम लिया होगा 4। तो ये बच्चों आपने मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा 7.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा वाट, सॉरी ये W छोटा आएगा, ये वाट हमारे पास। अगर ये कंप्लीट साइंटिस्ट का नेम है तो W छोटा आएगा, अगर आपने वैसे लिखना है तो W को कैपिटल करके लिख दे सिंगल वर्ड के साथ। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल थी 4.2। अब इसके बाद हमारे पास आती है एग्जाम्पल नंबर 4.3। कहता अ ब्रिक ऑफ मैस 2 kg, यानी एक ईंट है आपके पास, फर्ज करें हम कह रहे हैं हमारे पास कोई पत्थर या ईंट टाइप है, और कहते हैं इसका बच्चों मैस कितने का है, कह रहा है मैस इसका है 2 kg का, एम की वैल्यू 2.0 kg, या सिंपल आप 2 kg लिख लें। कह रहा है इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ रेस्ट पोजीशन, यानी यहाँ पे बच्चों यहाँ पे ये रेस्ट पोजीशन है इसकी, ठीक हो गया है। कह रहा है रेस्ट पोजीशन है, कहता है और कितनी हाइट है इस पॉइंट की, लेट्स सपोज आप इसको 1 पॉइंट का नाम दे दें। कह रहा है इस पॉइंट की जमीन से जो हाइट है वो हमारे पास है 5 मीटर। तो ये हमारे पास 5 मीटर की आ जाएगी, सॉरी ये हमारे पास H1 हमें लिख देते हैं कि ये 0.1 की जमीन से हाइट, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी हाइट आ जाएगी। कह रहा है अबव द व्हाट इज द वेलोसिटी एट द हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड। बच्चों ये हमारे पास ग्राउंड है तो ये हम जी लिख देते हैं ग्राउंड। अब वो कह रहा है कि ये यहाँ पे पोजीशन 1 पे, अब यहाँ से गिरनी स्टार्ट होगी तो जमीन से इसका फासला कम होना स्टार्ट होगा। कह रहा है जब वो जमीन से कितनी ऊपर है, हम यहाँ पे से डॉटर लगा देते, कहता है जमीन से कितनी ऊपर है, जब वो 3.0 मीटर ऊपर है तब आपने देखना है कि इस पॉइंट पे बच्चों ये रेस्ट पे मतलब ऐसे कोई चीज़ छोटी को गिर रही है नीचे,
वो गिरती जा रही है, लेकिन हम उसको देखना चाहते हैं यहाँ पे उसकी स्पीड क्या होगी। बच्चों वो वहाँ पे रुकी नहीं होगी, वो तो यहाँ से ऐसे छोड़ेंगे वो सीधी ऐसे गिर जाएगी। हमें सिर्फ यहाँ पे खास पॉइंट पे उसकी स्पीड निकालनी। बच्चों बुक वाले ने जैसे किया वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान में बताऊंगा कि ये हमारे पास पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। आप जो है वो एयर फ्रिक्शन को अभी निगलेक्ट कर दें, नो एयर। तो मैंने बताया था कि जब एयर मौजूद नहीं होगी तो टोटल एनर्जी का सम हर जगह क्या रहेगा, रिमेन से। मसलन टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 बच्चों उतनी ही होगी जितनी टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2 है हमारे पास। अब बच्चों ने कहा 1 पोजीशन से गिरना स्टार्ट हुई है, 2 से गुजर गई है, लेकिन आपने गुजरते गुजरते इसकी स्पीड मालूम करनी है। असल में आपने v2 की वैल्यू मालूम करनी है। अब देखिए v1 हमारे पास कितने का होगा, 0, क्योंकि वो इस पॉइंट पे किस पे है, रेस्ट पे है। तो हमें ये पता है टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी बच्चों एट पॉइंट 2। और टोटल एनर्जी हमने एनर्जी कंजर्वेशन में पढ़ा था, टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास यहाँ पे जितनी टोटल एनर्जी है यहाँ पे भी सेम होगी। तो टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 की बात आएगी तो यहाँ पे आप कहेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2। तो ये हमारे पास आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगाएं तो हमारे पास आएगा mg(h1 प्लस 1/2 mv1 का स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 mg(h2 प्लस 1/2 mv2 का स्क्वायर। बच्चों ये सिंपलेस्ट हमारे पास फॉर्म आ गई है। डायरेक्ट हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे, देखिए कितना इजी हो जाएगा हमारे पास। पहले तो ये देखिए कि हमारे पास टर्म कौन कौन सी कैंसिल हो रही है। तो ये आप पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड कर दें तो ये सारी इक्वेशन में से m क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बच्चों देखिए कौन सी चीज़ बच गई, g(h1 प्लस v1 का स्क्वायर बटे में आ जाएगा 2 इज इक्वल टू g(h2 प्लस v2 का स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा। ये बच्चों हमारे पास आ गया। अब देखिए इसने कहा था v1 वेलोसिटी एट पॉइंट 1, वो तो उसने खुद कहा कहाँ पे थी, रेस्ट पे। तो ये अगर देखा जाए तो हमारे पास, जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करने लगा, ये पूरी की पूरी टर्म बच्चों क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये हमारे पास टर्म किसके बराबर चली जाएगी, 0 के बराबर चली जाएगी। तो ये टर्म क्यों 0 के बराबर, क्योंकि v1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी बच्चों, ये 0 चलेगी हमारे पास। तो हमारे पास सिंपल क्या रह जाएगा, g(h1 इज इक्वल टू g(h2 प्लस v2 का स्क्वायर बटा 2। बच्चों यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, हमने तो निकालनी है वैल्यू v2 की। तो ये इधर प्लस हो रहा उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा g(h1 माइनस g(h2 इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर बटा 2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चों देखें दोनों में से g क्या आ जाएगा, कॉमन। तो हमारे पास g आ जाएगा h1 माइनस h2 इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर बटा 2। यहाँ बच्चों वैल्यूज पुट कर दें, g की वैल्यू 9.8 इंटू h1 किस हाइट से गिरनी स्टार्ट हो रही थी, वो 5 से, h2 जिस पे हमने मालूम करनी वो 3 पे, इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी, ये 2 इधर डिवाइड, जो बच्चों इधर डिवाइड होते जाके मल्टीप्लाई तो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 इंटू इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर। बच्चों हमें v2 के स्क्वायर की वैल्यू तो निकालनी नहीं है, हमें तो निकालनी है v2 की। तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास जब स्क्वायर रूट आएगा तो v2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट, ये इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2। तो बच्चों इनको जो आंसर आएगा वो आंसर के साथ ऊपर आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो किसका आंसर होगा, v2 के स्क्वायर का आंसर होगा। सॉरी v2 क्या होगा, यानी कि 3 मीटर ज़मीन से ऊपर थी जब, तो उस वक्त उसकी स्पीड कितनी होगी, ये उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल थी हमारे पास 4.3। अब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि प्रॉब्लम नंबर हमारे पास है 4.1 के, उसमें क्या कहता है हमारे पास, देखिए कह रहे अ मैन पुशीज अ लॉन मूवर विद अ फोर्स 40 न्यूटन। कह रहे प्रॉब्लम है हमारे पास बच्चों 4.1, कह रहा है कि फोर्स लगा रहा है 40 न्यूटन की, एफ हमारे पास आ जाएगा 40 न्यूटन। कह रहा है किस एंगल पे लग रही है बच्चों, हमारे पास 20 डिग्री। तो ये हमारे पास 20 डिग्री पे लग रही है। डाउनवर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल फाइंड द वर्क डन बाय द मैन एज ही कट्स द स्ट्रिप। और कहता है कितने लॉन्ग तक वो घास काटता जा रहा है, 20 मीटर तक, यानी कि डी कह लें या इसे एस कह लें, वो है 20 मीटर।
तो बच्चों वर्क का फार्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा। एफ की वैल्यू 40 है, डी की वैल्यू 20 है, 20 यहाँ पुट करें, कॉस 20 का जो आंसर आएगा इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे आंसर डिफाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4.1 का आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारे पास एग्जाम्पल पहले देखते हैं हम लोग बच्चे 4 हम चलें देख लेते हैं 4 हमारे पास जो है 7 कह रहा है अ फोर्स और थ्रस्ट ऑफ 40 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम अ रोड फ्रिक्शन। यानी बच्चों ये एग्जाम्पल समझिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमारे पास गाड़ी जा रही है, फर्ज करिए कार जा रही है और ये ऐसे करके जा रही है, ठीक है, ये रोड के ऊपर इस तरह मूव कर रही है। तो ये रोड अगर होगा तो रोड के साथ इसकी क्या आएगी, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इस तरह ऑपोजिट आएगी। कह रहा है इस फ्रिक्शन को, इसको मैंने स्मॉल एम फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हमें यहाँ पे गाड़ी से हर वक्त कितने की फोर्स चाहिए, 400 न्यूटन की फोर्स चाहिए। इसका मतलब ये है कि गाड़ी अगर फोर्स से कम होगी तो गाड़ी मूव नहीं कर पाएगी। रीजन क्या है, उसमें तो फ्रिक्शन का सामना है, उसको ओवरकम करने के लिए हमें इतनी चाहिए, फिर गाड़ी कॉन्स्टेंटली कांस्टेंट स्पीड के साथ ये मूव करती रहेगी हमारे पास। और कहता है कि कितनी स्पीड के साथ इसे मूव करना है, 80 किलोमीटर, यानी v की वैल्यू आ जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। आपने व्हाट पावर मस्ट द इंजन डिवेल्प। बच्चों अब यहाँ पे गौर करना है कि आपने जो पावर है वो किससे निकालनी, इंजन से। इंजन तो बच्चों यहाँ पे गाड़ी के अंदर लगा हुआ है, तो वो इस गाड़ी को इस डायरेक्शन में मूव करवाएगा, तो फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि ये किसके फोर्स ऑपोजिट लगेगी, फ्रिक्शन के, और गाड़ी मूव भी इधर को कर रही है, तो v की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम। तो अगर पावर निकालनी तो पावर का फार्मूला होता है एफ डॉट वी। बच्चों इसका न्यूमेरिकल का जो नंबर है वो है 4.7, तो प्रॉब्लम आ जाएगी 4.7। अब पावर का फार्मूला आ गया P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, तो हमारे पास आ जाएगा एफ वी कॉस थीटा। अब बच्चों फोर्स भी इस तरफ को लग रही है, वेलोसिटी भी इस तरफ को है, तो एंगल कितने का हो जाएगा, 0 का। ये तो हमने पढ़ा हुआ कि दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो एंगल कितने का आ जाएगा, 0 का। कॉस 0 की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, 1, तो पावर का फार्मूला आएगा एफ वी कॉस 0। कॉस 0 1 हो जाएगा, तो पावर इज इक्वल टू एफ वी के बराबर हमारे पास। तो ये हमारे पास पावर का फार्मूला आ जाएगा। फोर्स हमें पता है 400 न्यूटन की। अब v जो है ये है 80 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों इसको कन्वर्ट करना सीख लेते हैं कि ये कैसे करना है। v इज इक्वल टू है 80 किलोमीटर पर आवर, तो ये है 80 किलोमीटर पर आवर बटे में चला जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 80 किलो की जगह आ जाएगा 1000 मीटर, और जो आवर में सेकंड होते हैं वो 3600 सेकंड। तो ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, 800 ओवर 36 और ये आ जाएगी मीटर पर। तो ये हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने v को कन्वर्ट कर लिया किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमने ये कहा कि जब भी हमने फार्मूला यूज़ करना है हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो यूनिट्स कौन से होने चाहिए बच्चों, ऐसे यूनिट होने चाहिए, ताकि हमारे पास जो फार्मूला, क्योंकि फार्मूले जितने भी हैं वो ऐसा यूनिट के लिए हमारे पास एप्लीकेबल होते हैं। तो ये हमारे पास जो है यहाँ तक जो है न्यूमेरिकल एग्जाम्पल होगी 4.2, 4.3 और प्रॉब्लम हमारे पास होगी 4.1 और 4. जो अभी हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है 4.2। प्रॉब्लम नंबर 4.2 है, कहता है अ रेन ड्रॉप फॉल्स वर्टिकली एट अ कांस्टेंट स्पीड। बच्चों असल में इसका जो कंसेप्ट है ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी के रिलेटेड है। तो ये हमारे पास जो चैप्टर नंबर 6 आएगा उसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि हमारे पास वो कैसे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो वेट के बराबर हो जाती है, तो स्पीड कांस्टेंट होती है, नेट फोर्स कैसे 0 हो जाती है, सारी की सारी चीज़ें जो है वो चैप्टर नंबर 6 में असल में आएंगी। तो वहाँ पर आपको ये ज़्यादा चीज़ डिटेल में होगी। अभी सिर्फ आपने न्यूमेरिकल की हद तक समझ लेना है कि जो ड्रॉपलेट के ऊपर फोर्स लगेगी जब स्पीड कॉन्स्टेंट हो या वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो तो तब उसके वेट के बराबर होती है फ्रिक्शनल फोर्स। यानी अभी सिर्फ न्यूमेरिकल की हद तक समझ लें। कह रहा है रेन ड्रॉप, उसका मैथ जो है रेन ड्रॉप का हमें दिया गया है, वो कह रहा है कितने का मैथ है 3.3 m की वैल्यू है 3.35 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 kg। इतना उसका ड्रॉपलेट का मैथ है। कहता फॉल्स वर्टिकली एट अ कांस्टेंट स्पीड, यानी लेट्स सपोज ये ड्रॉप है, टीनी ड्रॉप, ये डाउनवर्ड गिरता है। अब बच्चों गिर की स्पीड के साथ रहे, v की वैल्यू क्या कह रहे हैं, कांस्टेंट है। मैंने बताया है जब v कांस्टेंट हो तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो हमेशा उसके वेट के बराबर आएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, mg। ये आपने चीज़ याद रखनी। अब हमारे पास कहता है स्पीड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। बच्चों अब यहाँ पे अर्थ है, तो
अर्थ ने इससे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो बॉडी को फोर्स नीचे की तरफ खींचती है, या बॉडी को जो नीचे की तरफ या ड्रॉपलेट को नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ जो चीज़ लेके आ रही है वो कौन सी चीज़ है, असल में ग्रेविटी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सी चीज़ जो है इसको ज़मीन की तरफ लेके आती है, तो वो असल में ग्रेविटी है। तो हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स इसको ज़मीन की तरफ लेके आएगी। बच्चों देखें, ग्रेविटी को भी इस पर वर्क करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ इसमें से हमारे पास जो है एयर जो है डाउनवर्ड से किसकी तरफ लग रही है, अपवर्ड। तो एयर हमेशा इसके खिलाफ काम कर रही है, उसी को हमने किसका नाम है, फ्रिक्शन। तो ये स्मॉल एफ है हमारे पास। अब वो कह रहे हैं कि इन फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस 100 मीटर, यानी कि ड्रॉपलेट ऐसे गिर रहा है, कितना फासला उसने तय किया बच्चों, एच की वैल्यू क्या लें, एस की क्या लें, है 100 मीटर का उसने फासला तय किया। कह रहा है पहला आपने कैलकुलेट करना है हाउ मच वर्क इज डन बाय ग्रेविटी। तो पहला आपने ये देखना है कि ग्रेविटी ने हमारे पास कितना वर्क किया होगा, और सेकंड आपने ये देखना है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो पहले वर्क डन बाय ग्रेविटी देख लेते हैं। तो मैंने बताया एफ जी डॉट एच, वर्क जब भी आएगा जिसकी फोर्स की वजह से आएगा मल्टीप्लाई पे जितना फासला। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बच्चों अगर देखा जाए तो मैंने बताया कि ग्रेविटी हमेशा किसकी तरफ एक्ट कर रही है, टुवर्ड द अर्थ एक्ट कर रही है। तो ग्रेविटी इसकी तरफ ज़मीन की तरफ लग रही है, एफ जी। तो एफ जी की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट भी बच्चों नीचे की तरफ है। एच तो गिर ही नीचे की तरफ है, यानी कि सॉरी ड्रॉपलेट नीचे की तरफ गिर रहा है। तो एफ जी और एच दोनों की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। तो हम आप फार्मूले को ओपन करें तो आएगा एफ जी एच कॉज जीरो आएगा बच्चों। क्यों, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नीचे को है, पार्टिकल भी नीचे को है। तो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसके बराबर होती है बच्चों, ये वेट के बराबर एम जी एच कॉज जीरो। कॉज जीरो की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा एम जी एच। तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटी आ जाएगा हमारे पास। तो ये पहला पार्ट हमारे पास हो गया है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा। आप कहेंगे सर जितना ड्रॉपलेट का मैस है, जितनी जी की वैल्यू, जितनी एच की, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ड्रॉपलेट का क्या मिल जाएगा, मैस मिल जाएगा, ओ सॉरी वर्क डन मिल जाएगा। अब देखें मैस भी गिवन है, ठीक है, जी की वैल्यू 9.8 है, एच कितना तय की है, 100 है। अब बच्चों जो पार्ट बी है, ड्रॉपलेट ऐसे नीचे की तरफ ही गिर रहा है, नीचे को खींच रही है ग्रेविटी, एफ जी भी नीचे को लग रही है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी क्या है, नीचे की तरफ है। लेकिन हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो क्या है, अपवर्ड है। तो देखिए जो है एयर ऊपर की तरफ धकेलना चाहती है और ड्रॉपलेट किसकी तरफ गिर रहा है, नीचे की तरफ। तो हमारे पास दोनों में जो एंगल आएगा वो थीटा की वैल्यू कितने की आ जाएगी, यानी कि 180। एच की वैल्यू डाउनवर्ड, तो ये कितने का आ जाएगा एंगल, 180 का। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 180 डिग्री। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन में स्मॉल एफ लिखता हूँ, तो ये एफ डॉट एच बच्चों आ जाएगा। तो आ जाएगा एफ एच कॉज 180। तो ये वर्क डन आ जाएगा W इज इक्वल टू एफ एच कॉज 180 की वैल्यू -1, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और मैंने आपको पहले बता दिया है कि हमारे पास F जो है, क्योंकि किस पार्टिकल किस स्पीड के साथ गिर जाए, कांस्टेंट के साथ, तो तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगी, वेट के बराबर। ये पुट करेंगे नेगेटिव mgh। अब देखिए बच्चों, जितना हमें हमारी ग्रेविटी ने काम किया उतना ही फ्रिक्शन ने भी काम किया है, लेकिन नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इसके ऑपोजिट हुआ होगा हमारे पास। तो ये याद रखना है, मैंने आपको पहले भी एक दिन लाइन लिखवाई थी कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, क्योंकि ये हमेशा ही मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन पे एक्ट करती है। तो आपने इसमें वैल्यूज पुट करके एच की वैल्यू गिवन है 100, आंसर वही आएगा। फर्ज करें इसका आंसर आता है 100, तो इसका नेगेटिव 100 आ जाएगा। तो सिंपल, यानी आपने साइन उलट देना है, क्योंकि स्पीड यहाँ पे क्या है, ये मेन पॉइंट है यहाँ पे याद रखने वाला कि स्पीड क्या चीज़ है, कांस्टेंट है। तो इस वजह से हमारे पास वर्क डन आएगा इक्वल, लेकिन साथ में फर्क किसका आ जाएगा, नेगेटिव का आ जाएगा। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसके बाद है प्रॉब्लम नंबर 4.3 हमारे पास आ जाती है कि 4.3 प्रॉब्लम हमारे पास क्या चीज़ है, इसे हम देखते हैं। अब बच्चों कह रहे हैं कि 10 ब्रिक्स ईच 6 सेंटीमीटर, यानी कि पहले मैं यहाँ पे कोई एक ब्रिक बना देता हूँ, यानी कि ईंट जो है ऐसे बना दिए, ऐसे करके हमारे पास कहता है इसकी जो हमारे पास है हाइट क्या है, हमारे पास कितने की है, कहता है एच की वैल्यू क्या है, कहता है 6 सेंटीमीटर। ये हर एक ईंट इतनी लेंथ की है हमारे पास, सॉरी हाइट की है, और कहता है हर एक का मैस भी कितने का है, 1.5 kg का मैस 1.5 kg का है। और ये जो हमारे पास विड्थ है कितने की है, हाइट हम कह सकते हैं इसे, ये है 6 सेंटीमीटर की।
कह रहे हैं हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टैक देम वन ऑन द टॉप ऑफ एन अदर। बच्चों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, असल में इसमें क्या कह रहा है, देखिए वो ये कह रहा है कि अगर इस तरह की हमारे पास 10 ईंटें हों तो हम जब एक ईंट को उठा के दूसरी पे रखेंगे तो यहाँ पे बच्चों 2 ईंटें हो जाएंगे, फिर तीसरी को रखेंगे 3, तो फिर चौथी को रखेंगे 4, तो इस तरह ईंटों की तादाद, कहता है हमने इस तरह 10 ईंटें अरेंज करनी है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ईंटें पड़ी हुई आपने 10 ईंटें उतारनी है, बच्चों तब भी काम करना पड़ेगा, या तो आप इनको ऐसे लगा दें या लगी हुई को उतार लें, तब भी आपको काम करना पड़ेगा। अब बच्चों देखिए हमारे पास कहते कितना काम करना, आपने ये नहीं कि सिर्फ एक को उठा के ऐसे रख देना, नहीं हर एक को या हर एक को उतार दें ऐसे करके, तो हमें कितना काम करना पड़ेगा वो काम निकालना है। तो बच्चों पहले तो इस तरह की हम अरेंज करेंगे 10 ईंटें, तो यहाँ पे मैं वो ईंटें बना देता हूँ कि जो 10 हमने अरेंज करवानी है। सपोज करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड बच्चों 10 होगी हमारे पास। तो ये 10 ईंटें हमारे पास इस तरह अरेंज होंगी। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ फर्ज करें ये ईंटें हैं आपके पास 1, बच्चों इसको मैं रहने देता हूँ, ये 2 एंड 3 4 एंड 5 6, ये हमारे पास 7 और ये हमारे पास 10, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ईंटें अरेंज हो गई हैं और ये हमारे पास ग्राउंड है। अब बच्चों देखें हमारे पास वर्क तो हमें करना पड़ेगा, वर्क क्यों वर्टिकल है हमारे पास, वर्क किसके बराबर होगा, वर्क होगा जितनी हमारे पास क्या चीज़ है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब बच्चों देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब ये पहली ईंट होगी ज़मीन के ऊपर पड़ी, क्या इसके लिए कोई वर्क होगा? अब देखिए रेफरेंस हमारा ग्राउंड है, नहीं होगा। क्यों बच्चों देखिए फर्ज करिए कोई ईंटें पड़ी हुई पहले, आपने इसको ऐसे ही पड़ी रहने देना, आपने इसके ऊपर जाकर दूसरी रख देनी है, तो आपको असल में दूसरी के लिए काम करना पड़ा है, पहली तो अपनी जगह पे है। इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि इस ये पहली ईंट जो है इसका वर्क कितने का आएगा बच्चों, 0 का आएगा। क्यों, इसको तो आपको उठाने नहीं पड़ रहा, अगर आपने सारी 9 की 9 उतार भी दी है तो ये तो फिर ज़मीन के साथ है, इसको उठाने के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं इसका किया पहली ईंट का काम क्या होगा, 0 होगा। रीज़न क्या होगी, इसके लिए आपको कोई भी काम बच्चों नहीं करना पड़ेगा। अब देखें जब ये दूसरी ईंट रखनी है तो आपको इसको ज़मीन से कितना ऊपर रखना पड़ेगा, जितनी इसकी हाइट होगी। अब बच्चों ये ईंट 1 थी, ब्रिक 1 थी, ये 2 थी, ये 3 थी, ये 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब देखें 1 के लिए वर्क 0 आ गया है, 2 के लिए बच्चों 2 को ज़मीन से कितना ऊपर उठाना, जितनी पहली की हाइट है। तो हमारे पास जो 2 के लिए वर्क होगा वो होगा mg, जितनी इसकी ज़मीन से हाइट है बच्चों h आ जाएगी। अब बच्चों देखिए पॉइंट समझे, अब 3 ईंट जब यहाँ पे 2 तो रेंज होगी, थर्ड को रखें ऊपर, तो हमारे पास फर्ज करें बताएं यहाँ पे ये कितनी हाइट होगी, एक ईंट की हाइट, दूसरी ईंट की हाइट, तो थर्ड जो ब्रिक आएगी उसकी ज़मीन से हाइट कितनी हो जाएगी, असल में 2h हो जाएगी हमारे पास। इसका मतलब ये है कि अगर वर्क डन बाय थर्ड हमारे पास आ जाएगा तो आ जाएगा mg और जितनी इसकी ज़मीन से हाइट वो 2h है। अब बच्चों देखें जब 4 की बारी आएगी, इसकी बारी आएगी, जब इसकी ज़मीन से हाइट h, फिर दूसरी ईंट की h, फिर तीसरी, तो टोटल असल में 4 ब्रिक का ही है, लेकिन हाइट इसकी कितनी आ जाएगी बच्चों 3h, यानी कि जितनी ब्रिक है उससे 1 नंबर कम हाइट आ रही, यानी 1 थी 0 हाइट, 2 थी 1 हाइट, 3 थी 2 हाइट, 4 थी तो 3 हाइट, तो वर्क डन बाय 4 हमारे पास आ जाएगा mg एंड 3h। इसी तरह ही बच्चों हम वर्क निकालेंगे 5 का, तो वो हमारे पास आ जाएगा mg 4h। इस तरह वर्क डन हमारे पास आ जाएगा 6 का mg 5h एंड वर्क डन बाय आ जाएगा, सॉरी 7 का आ जाएगा mg 6h एंड वर्क डन बाय 8 वाला जो आ जाएगा वो आ जाएगा mg 7h और वर्क डन जो 9 है वो आ जाएगा mg 8h एंड वर्क डन जो 10th का आ जाएगा वो mg एंड 9h आ जाएगा। बच्चों ये हमारे हमें एक का नहीं, हमें सब का निकालना है, तो जो वर्क टोटल आएगा बच्चों वो सभी को ऐड करके आएगा। तो वर्क डन जो टोटल है टी लिख देता हूँ, वर्क डन 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन करते जाएंगे, वर्क डन कौन सा आ जाएगा बच्चों 10th का आ जाएगा। पहली का वर्क ही 0 प्लस दूसरी का क्या है mgh, थर्ड ईंट की थर्ड है लेकिन हाइट की तो ये आ जाएगा 2mgh
प्लस 3mgh एंड सो ऑन चलते जाएंगे बच्चों, ये आ जाएगा 9mgh। तो ये आपने सबको ऐड कर लेना है, तो हमारे पास सब में से क्या चीज़ कॉमन आ रही, mgh, तो ये आ जाएगा 0, ये तो ख़त्म हो जाएगा बच्चों। 1 + 2 + 3 कहाँ तक जाना, 9 तक। 1 + 2 3 4 5 6 7 8 एंड बच्चों आपने ऐड कर लेना है। ऐड करके जो आंसर आएगा उसके बाद आपने m की वैल्यू पुट कर देनी है, g की पुट कर देनी है, h बच्चों देखिए हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे आ जाएगा 0.06 मीटर। तो आपने ये SI यूनिट्स वाली वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.2 और ये हमारे पास जो नंबर है न्यूमेरिकल नंबर 4.3 हमारे पास आ जाएगा। अभी हमारे पास जो टॉपिक है वो है 4.4 न्यूमेरिकल। इसको हम देखते हैं कि हमारे पास 4.4 में क्या कह रहा है। कह रहा है अ कार ऑफ मैथ 800 kg ट्रैवलिंग एट अ स्पीड, ये हमारे पास है 54 किलोमीटर पर आवर, इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 60 मीटर। यानी हमारे पास एक कार है और वो कार मूव कर रही थी, पहले जिस वेलोसिटी था हमारे पास वो कह रही थी पहले 54 किलोमीटर पर आवर, और कह रहा है इसको रोका गया है या रुक गई है, रेस्ट पे आ गई। लेट्स सपोज ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, यानी ये इनिशियल पॉइंट है और ये कहते हैं कितने फासले के बाद रुकी है, 60 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, और कह रहा है ये रेस्ट पे आ गई, तो इस पॉइंट पे रेस्ट पे होगी, तो इस पॉइंट को हमने फाइनल का नाम दिया है और इस पॉइंट को हमने इनिशियल का नाम दिया है। कह रहा है इनिशियल पे वेलोसिटी हमारे पास है 54 किलोमीटर पर आवर और फाइनल पे हमारे पास कितनी VF की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और VI की वैल्यू कितने की है, 54। कहता है 60 मीटर के बाद ये रेस्ट पे आ गई है, बताएं कितनी। मसलन जब हम गाड़ी को बंद कर देते बच्चों, उसका इंजन हम ऑफ कर देते हैं, जब इंजन उसका ऑफ हो जाएगा तो गाड़ी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रेस्ट पे आएगी। रीज़न क्या होगी, यहाँ से हमारे पास हर वक्त उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। ये जो फ्रिक्शन है ये गाड़ी को रेस्ट पे लेके आएगी, लेकिन कितनी देर के बाद बच्चों, हमारे पास 60 मीटर के बाद। अब असल में ये हमारी जो है मोशन को इनहेंस नहीं कर रही, अपोज कर रही है। असल में इसको हम कहते हैं रिटार्डिंग फोर्स, यानी कौन सी फोर्स होगी, रिटार्डिंग फोर्स। क्यों, क्योंकि ये हमारी मोशन को इनहेंस नहीं कर रही, अपोज कर रही है, रोक रही है। अब देखें हमें वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये कहता है कि बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, लेकिन किसे काम करना पड़ रहा है, फ्रिक्शन को। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन किसके बराबर होता है, जितनी फोर्स फ्रिक्शन लगी है, हम इसको बच्चों स्मॉल f कह देते हैं, और जितना फासला तय हुआ है F × S, ये हमें फासला S तय हुआ है, तो हमें यहाँ इसे हम FD भी कहते थे, वहाँ बेशक आप इसे D कह लें आसानी के लिए ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो। तो जितना हमें वर्क करना पड़ा, वर्क होगा FD, और कहते हैं किसके बराबर होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालें, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ये हमारे पास आ जाएगा FD 1/2 mVF का स्क्वायर माइनस 1/2 mVI का स्क्वायर। अब बच्चों दोनों में से 1/2 m कॉमन आ जाएगा, तो FD इज इक्वल टू 1/2 mVF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। अब देखें जो VF वो तो फाइनल कितनी हो गई है, 0 हो गई है, तो हमारे पास ये टर्म किसके बराबर चली जाएगी, 0 के बराबर। तो हम यहाँ पुट करेंगे कि हमारे पास जो FD है वो इज इक्वल टू आ जाएगी 1/2 m0 माइनस VI का स्क्वायर। तो हमारे पास FD इज इक्वल टू 1/2 माइनस बाहर आ जाएगा 0 माइनस माइनस, तो ये VI का स्क्वायर, और साथ में हमारे पास आ जाएगा मैस ये वाला। तो F इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव mVI का स्क्वायर बटा 2D। तो बच्चों आप आसानी के लिए काम करें, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये तो मैंने सिर्फ फार्मूला, क्योंकि मैंने वैल्यूज नहीं पुट की तो फार्मूला ऐसे निकल आया। आपने क्या काम करना है बच्चों, आसानी के लिए आपने यहाँ पे ही वैल्यूज पुट कर देनी है। देखें आप पास D की वैल्यू है, आपने वो 60 यहाँ पुट कर देना है। आप पास मैथ्स है, आप बेशक मैथ्स कॉमन ले, इस फार्मूले तक ले ला के वैल्यूज पुट कर दें, चाहे आप यहाँ पे पुट कर दें चाहे यहाँ पुट कर दें, आपका आंसर सेम आएगा। ये सिर्फ मैंने इस वजह से फार्मूला ड्राइव किया है क्योंकि मैं यहाँ पे वैल्यूज नहीं पुट कर रहा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे FD की वैल्यू, M की वैल्यू कितने की है बच्चों, हमारे पास आ जाएगी, M था हमारे पास जो है 800, उसने कहा था 800 kg जो है वो हमारे पास जो है वो कार का
मैथ आता है जी बच्चों, मैथ इतना आ जाएगा हमारे पास। तो ये आपने पुट कर देना यहाँ पे मैथ 800 0 VI। बच्चों अब ये VI है, देखें ये किस में है, 54 किलोमीटर पर आवर। तो आप इसको क्या लिखेंगे बच्चों, VI इज इक्वल टू 54 बच्चों किलो ओवर आवर, तो बटे में आ जाएगा जैसे हमने पहले किया है, 54 मल्टीप्लाई बाय किलो की जगह 1000 और नीचे क्या आ जाएगा 3600 सेकेंड आ जाएगा। तो बच्चों आप ऐसे करके VI की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, और यही वैल्यू जो यहाँ से आएगी वो आप यहाँ पे ही पुट कर दें, चाहे यहाँ पुट कर दें चाहे यहाँ पुट कर दें, कहीं भी पुट करें आपका आंसर F का आ जाएगा। अब यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज़ है, ये आंसर आएगा नेगेटिव में। इस नेगेटिव का क्या मतलब है, ये रिटार्डिंग फोर्स है, ये हमारी मोशन को इन्हेंस नहीं कर रही, अपोज कर रही है, इस वजह से हम कहते हैं ये हमारे पास रिटार्डिंग फोर्स आती है, कोई इन्हेंसिंग फोर्स नहीं है। अब इसके बाद वो क्या कहता है, कहता है व्हाट हैपन टू द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। बच्चों होता क्या है, स्टार्टिंग में स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पे 0 हो गई है, तो हमारे पास V क्या कर रही है बच्चों, डिक्रीज कर रही है, और डिक्रीज होकर कहाँ पे जा रही है, 0 पे। तो आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी, और फिर किस पे चली जाएगी, 0। तो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्योंकि कार किस पे आ जाती है, रेस्ट पे आ जाती है। बच्चों इसी फॉर्मूले की बेस पे हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं, कहता है हाउ लार्ज अ फोर्स इज रिक्वायर्ड। ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर है 4.8। कहता हाउ लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड। अब वो आपको कह रहा है कि कितनी फोर्स चाहिए, जैसे यहाँ पे कहता है इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड। यानी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है यहाँ पे, और किस में पड़ा है, रेस्ट में। कहता आपने इसको भगाना है, और कितनी स्पीड तक भगाना है, ये हमारे पास फाइनल होगी, कह रहा है 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। कहते इतनी स्पीड के साथ, और कह रहा है कितने फासले के अंदर अंदर, 5 सेंटीमीटर। तो डी की वैल्यू बच्चों हमारे पास होगी 5 सेंटीमीटर। हमारे पास पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है, तो हमने मैथ भी किसका बच्चों पुट करना है, इलेक्ट्रॉन का। कहता है हमें कितनी फोर्स चाहिए, ये हमने मालूम करना है। बच्चों देखें यहाँ पे भी स्पीड चेंज हो रही है, तो वर्क डन इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो है, वर्क डन कैसे आएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। सिंपल बच्चों, ये वही के वही सारे के सारे स्टेप्स इस न्यूमेरिकल में किए वो सारे के सारे इधर कर देंगे। वर्क आ जाएगा F इंटू एस इज इक्वल टू 1/2 mvf का स्क्वायर माइनस 1/2 mvi का स्क्वायर। अब जो देखें इसमें इनिशियल 0 है, क्यों, पार्टिकल किस पे है, रेस्ट पे, और ये फाइनल है, तो ये vf की वैल्यू आ जाएगी, और ये vi हो जाएगी, vi 0, तो ये टर्म किसके बराबर चली जाएगी बच्चों, 0 के बराबर चली जाएगी। तो हमारे पास यही चीज़ बच जाएगी। तो एफ एस इज इक्वल टू 1/2 mvf का स्क्वायर। अब बच्चों ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मैस हमारे पास कितने का होता है, 9.1 क्रॉस 10⁻⁻31 kg। अब ये मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास है, मैस भी है, स्पीड जिस तक हमने लेके जाना वो भी हमें पता है, कितने फासले के अंदर लेके जाना है, 5 सेंटीमीटर। बच्चों इसको ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट कर लें तो आ जाएगा 0.05 मीटर। तो ये आपने पुट कर देनी यहाँ पे, तो आपको यहाँ से जो वैल्यू अचीव होगी वो किसकी वैल्यू अचीव होगी, वो एफ की वैल्यू सॉरी यहाँ पास आ जाएगी। तो हमें कितनी फोर्स के साथ कितनी फोर्स को लगानी पड़ेगी कि यहाँ रेस्ट से ये किस स्पीड तक चला जाए, 2.0 क्रॉस 10⁻⁷ तक। बच्चों इसके बाद जो हमारे पास न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल नंबर है 4। अभी हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो है 4.6। कह रहा है कि 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम अ रिजर्वायर इनटू अ टैंक। यानी कि हमारे पास यहाँ से पानी को पंप किया गया है टैंक तक, और कहते कितना पानी है, 100 मीटर क्यूब। बच्चों ये उसका क्या होगा, वॉल्यूम, क्योंकि यूनिट क्या है, मीटर क्यूब, तो हमारे पास आ जाएगा 100 मीटर क्यूब। और ये कह रहा है कि इतना है, कहता है जो टैंक है वो कितना हाई है, वो ज़मीन से जो उसकी हाइट है वो है 10 मीटर। तो इस रिजर्वायर की ज़मीन से हाइट हमारे पास कितनी होगी, 10 मीटर की आ जाएगी। कहता देन, कहता कितने टाइम में किया गया है, 20 मिनट्स में। कह रहा है 100 मीटर क्यूब वाटर है, हाइट कितने तक लेके जाना है, 10 मीटर तक, और कितने मिनट में लेके जाना है, 20 मीटर तक। पहला कहता है आपने पॉइंट फाइंड करना है, और इसकी जो डेंसिटी है डी से भी नोट करते हैं, रो से भी,
1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी होती है वाटर की। अगर ना भी दी जाए तो आपने याद रख लेनी है। कह रहा है कि और कहता है आपने क्या इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों देखें जो पंप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जो पंप यहाँ पे वर्क करेगा, पंप इसको हाइट तक लेके जा रहा है, तो पंप को जो वर्क करना पड़ रहा है वो उसकी कौन सी एनर्जी बढ़ा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, वर्क डन बाय द पंप, वो आ जाएगी mgh। अब जो क्वेश्चन ये है, g की वैल्यू 9.8 है, h कितने का है, 10 का है, और हमें क्या चीज़ नहीं बच्चों पता, हमें इसका मैथ नहीं पता कि कितना का मैथ इसके अंदर चला गया है। तो यहाँ से बच्चों देखें कि मैथ कैसे निकालना है, सिर्फ यही एक पॉइंट इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि d इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, मैथ ओवर वॉल्यूम, यानी डेंसिटी मैथ ओवर वॉल्यूम होती है। अगर हमने मैथ निकालना है तो ये आ जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, यानी मैथ इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो मैथ आ जाएगा डेंसिटी। बच्चों जो डेंसिटी है वो कितने की है हमारे पास, 1000, तो ये आ जाएगी 1000 इंटू वॉल्यूम कितने का है, वॉल्यूम है 100 मीटर क्यूब, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100। तो ये आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मैथ मिल जाएगा 2, ये हमारे पास किलो आ जाएगा। अब बच्चों देखें ये यहाँ पे पुट करें मैथ GH, तो हमें क्या चीज़ मिल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी या हमारा कौन सा काम पंप का किया, क्योंकि पंप जो काम कर रहा है वो इसकी कौन सी एनर्जी बढ़ा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा है। तो ये हमारे पास पहला पार्ट ए हो गया। सेकंड पार्ट बच्चों वो कहते हैं पावर फाइंड करें। पावर का फार्मूला हमने पढ़ा था, पावर क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि पावर इज इक्वल टू जितना काम किया गया डिवाइड बाय जितने टाइम में किया गया। बच्चों काम तो हमने यहाँ से निकाल लेना है mgh से, लेकिन हमें टाइम कितना है, बच्चों कह रहे हैं 20 मिनट्स, तो हमारे पास टी की वैल्यू कितने की आ जाएगी, 20 मिनट, या हम कह सकते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, तो आ जाएगा 1200 सेकंड। तो P की वैल्यू आ जाएगी पावर की mgh ओवर 1200 सेकंड। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, इससे हमें पावर मिल जाएगी कि कितनी पावर यहाँ पे हुई हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा न्यूमेरिकल कि इसमें हमने एक तो एनर्जी फाइंड करनी थी, कितनी एनर्जी बढ़ गई है, और दूसरी हमने पावर कैलकुलेट करनी थी। तो आपके चैप्टर नंबर जो 4 के न्यूमेरिकल हैं वो SS के मुताबिक, सॉरी ELPS के मुताबिक जो है वो कवर हो चुके हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला इससे आगे स्टडी करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक